यह कहानी भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की जिंदगी पर आधारित एक सच्ची कहानी है। भारत में जन्मे रामानुजन ने अपनी बुद्धिमत्ता और जीवन के कड़े संघर्ष से दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों को भी हैरान कर दिया था। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। और यह कहानी आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी इंस्पायर करेगी। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब 22 दिसंबर 1887 को रामानुजन का जन्म हुआ। रामानुजन के पिता एक नॉर्मल क्लर्क थे और उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। रामानुजन बचपन से ही मैथ्स में काफ़ी होशियार था। अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करने के बाद उसने अपने आप को मैथ्स के प्रति समर्पित कर दिया था। वह किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि खुद ही पढ़ता था। इसी वजह से वह इंटेलिजेंट तो बहुत था, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। वह महीनों महीनों तक एक ही चीज़ पर रिसर्च करता और नए नए तरीक़ों की खोज करता। अपनी रिसर्च के बेसिस पर वह एक नोटबुक भी लिख चुका था। 14 जुलाई 1909 में उसकी जानकी के साथ शादी हो चुकी थी और 1913 में उसके पिता की मौत के बाद परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ चुकी थी। इसी वजह से नौकरी की तलाश में रामानुजन दूसरे शहर आ चुका था। वह एक ब्रिटिश ऑफिसर के यहाँ अपने इंटरव्यू के लिए जाता है और उसे अपनी मैथ्स की रिसर्च के बारे में भी बताता है, लेकिन उस ऑफिसर को किसी डिग्री वाले कैंडिडेट की ज़रूरत थी, इसीलिए वह रामानुजन को बेइज्जत करके वहाँ से बाहर निकाल देता है। इस बार भी असफल होने की वजह से वह निराश हो जाता है। उसे लगने लगा था कि वह गरीबी में ही मर जाएगा, न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। अगले दिन रामानुजन नारायण से मिलता है, जो पेशे से एक अकाउंटेंट था और वह काफ़ी अरसे से एक फ्रांसिस नाम के अंग्रेज़ के यहाँ काम करता था। नारायण को रामानुजन की मैथ्स की रिसर्च काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसका भी मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो डिग्री ना होने के बावजूद भी नारायण उसे एक शर्त पर क्लर्क की नौकरी पर रख लेता है कि रात के समय रामानुजन उसे अपनी मैथ्स की रिसर्च समझाएगा। अपनी नौकरी लगने के बाद रामानुजन अपनी माँ और बीवी को अपने पास बुला लेता है। अगले दिन रामानुजन ऑफिस में काम कर रहा था, तब नारायण नोटिस करता है कि रामानुजन कैलकुलेशंस के लिए अबेकस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अबेकस उस समय का कैलकुलेटर था और सब लोग फास्ट कैलकुलेशंस के लिए अबेकस का इस्तेमाल करते थे। रामानुजन कहता है कि अबेकस उसके काम को स्लो कर देता है, क्योंकि अबेकस से ज़्यादा तेज़ कैलकुलेशंस तो वह अपने दिमाग में ही कर लेता है, जो एक जीनियस ही कर सकता था। रामानुजन की रिसर्च देखने के बाद नारायण कहता है कि हमें तुम्हारी रिसर्च किसी काबिल व्यक्ति को दिखानी चाहिए जो इसे समझ सके। तो रामानुजन कहता है कि वह अपनी रिसर्च मद्रास में सबको दिखा चुका है, लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर नारायण उसे मद्रास से बाहर इंग्लैंड जाने के लिए कहता है। अगली सुबह रामानुजन अपनी माँ से कहता है कि उसके बॉस नारायण को उसकी मैथ्स की रिसर्च बहुत अच्छी लगी है और वह उसे पब्लिश कराने के लिए मद्रास के बाहर इंग्लैंड में किसी काबिल व्यक्ति की तलाश कर रहा है। जानकी को यह बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसकी माँ को यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी मान्यताओं के मुताबिक उन्हें समुद्र को पार करने की मनाही थी। तो अपनी माँ के मना करने के बाद रामानुजन नारायण को अपनी रिसर्च पब्लिश करवाने से मना कर देता है, लेकिन नारायण को उसका यह फैसला ठीक नहीं लगता। वह कहता है कि तुम एक जीनियस हो, तुम्हारे पास इतना कीमती ज्ञान है जो भविष्य में मानव जाति के लिए मददगार साबित होगा, और अगर तुम्हारा ज्ञान पब्लिश नहीं हुआ तो यह तुम्हारे साथ ही ख़त्म हो जाएगा। वह यह भी कहता है कि जब एक भारतीय हिंदू ब्राह्मण इंग्लैंड में जाकर अपनी रिसर्च अंग्रेज़ों के सामने रखेगा तो उन्हें यह मानना पड़ेगा कि हम भारतीय किसी से कम नहीं हैं। लेकिन रामानुजन के मन में अभी भी दुविधा चल रही थी। अगले दिन ऑफिस में काम करते समय फ्रांसिस को इंग्लैंड से मिस्टर G.H. हार्डी की एक चिट्ठी मिलती है, जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। फ्रांसिस बताता है कि मिस्टर हार्डी ने अकेले ही पूरे ट्रैपो एग्जामिनेशन सिस्टम को बदलकर सैकड़ों वर्षों के इतिहास को बदल दिया था, जो अपने आप में एक महान काम था। और वह यह भी कहता है कि हार्डी ही वह व्यक्ति है जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। इसके बाद इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर हार्डी अपने टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, तब उनका असिस्टेंट उन्हें एक चिट्ठी देता है। वो चिट्ठी किसी और की नहीं बल्कि रामानुजन की थी। जब मिस्टर हार्डी वो चिट्ठी पढ़ते हैं, तब उन्हें यकीन नहीं होता कि एक मामूली हिंदू क्लर्क के मैथ्स कॉम्प्लेक्शन के फार्मूला में कुछ खास बात थी, लेकिन वह भी पूरी तरह प्रूव नहीं हुए थे। तो मिस्टर हार्डी रामानुजन को अपने साथ काम करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुला लेते हैं। अपने इंग्लैंड जाने की बात रामानुजन अपनी पत्नी जानकी से कहता है, तो जानकी काफ़ी परेशान हो जाती है,
क्योंकि अगर वह अपनी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध समुद्र पार करके इंग्लैंड चला जाएगा तो ब्राह्मण समाज में कोई भी उनके परिवार से नाता नहीं रखेगा और भविष्य में उनके बच्चों की शादी भी नहीं होगी। तो रामानुजन कहता है कि फिर वह मद्रास छोड़कर मुंबई या कोलकाता चला जाएगा, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अपनी मैथ्स की रिसर्च पब्लिश करेगा। रामानुजन के पक्के इरादे देखकर जानकी मान जाती है और कहती है कि तुम जल्द से जल्द मुझे भी अपने पास इंग्लैंड बुला लेना। फिर रामानुजन भगवान से माफ़ी मांगते हुए अपने बाल काट देता है, क्योंकि उस समय किसी ब्राह्मण के लिए अपनी छोटी काट देना किसी अपराध से कम नहीं था। वो इंग्लैंड जाने का फैसला अपनी माँ को सुनाता है। उसके कटे हुए बाल देखकर उसकी माँ को काफ़ी दुख होता है, पर वह कर भी क्या सकती थी। रामानुजन अपना फैसला कर चुका था। इंग्लैंड के लिए रवाना होने से पहले उसकी माँ कहती है कि भले ही तुम अपने बाल काट कर इस समुद्र को पार करके इंग्लैंड जा रहे हो, लेकिन भगवान की पूजा करना मत भूलना और नॉनवेज कभी मत खाना। फिर रामानुजन अपनी पत्नी जानकी से वादा करता है कि वो उसे भी वहाँ बुलाएगा। 6000 मील का लंबा सफ़र तय करने के बाद वह कैम्ब्रिज पहुँच जाता है और गेट के बाहर उसे प्रोफेसर लिटिलवुड मिलते हैं, जो एक मैथमेटिशियन थे। वह रामानुजन को पहचान जाते हैं और उसे कैम्ब्रिज के अंदर ले जाते हैं। रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी किसी हसीन सपने की तरह लग रही थी। प्रोफेसर लिटिलवुड उसे वो पेड़ भी दिखाते हैं जिसके नीचे बैठकर न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाने के फैसले से दूसरे प्रोफेसर्स खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि रामानुजन एक फ्रॉड है जिसके पास अपने फार्मूला को प्रूव करने के लिए लॉजिकल प्रूफ नहीं है। इसके अलावा वह इंडियंस को नीचा भी समझते थे, लेकिन मिस्टर हार्डी कहते हैं कि रामानुजन का केस एक स्पेशल केस है और वह खुद इसकी पूरी तरह से जांच करेंगे। फिर लिटिलवुड रामानुजन के साथ वहां आ जाते हैं और वह मिस्टर हार्डी से उसकी मुलाकात करवाते हैं। मिस्टर हार्डी का बिहेवियर काफ़ी सख्त था, जो रामानुजन से सीधा मुद्दे की बात करते हैं और कल सुबह 10 बजे उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। रामानुजन सबसे पहले अपने सामान में से भगवान गणेश और माँ सरस्वती की मूर्ति निकालकर अपने डेस्क पर रखता है और ऑफिस जाने से पहले उनकी पूजा करता है। इसके बाद वह मिस्टर हार्डी के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां प्रोफेसर लिटिलवुड भी मौजूद थे। मिस्टर हार्डी रामानुजन से कहते हैं कि तुम पहले कुछ लेक्चर अटेंड करके हमारे तरीके सीख लो, ताकि हमें तुम्हारे साथ काम करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। पहले तो रामानुजन मिस्टर हार्डी से सहमत नहीं होता, क्योंकि वह यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी डिस्कवरीज़ को पब्लिश करने के लिए आया था। फिर वह कहता है कि चिट्ठी में मैंने आपको जो लिखकर भेजा था वह तो बस उसकी डिस्कवरीज़ का एक सैंपल था, और वह उन्हें अपनी एक नोटबुक देता है जिसमें उसने प्राइम नंबर्स पर अपनी रिसर्च लिखी थी। उस किताब को देखकर प्रोफेसर लिटिलवुड बहुत हैरान थे। वह कहते हैं कि इस काम को करने के लिए तो सारी ज़िंदगी चाहिए, लेकिन रामानुजन के पास तो एक और किताब थी, जिसे देखकर वह दोनों और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। डिनर के टाइम मिस्टर हार्डी और लिटिलवुड दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें रामानुजन की रिसर्च बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उनके साथी प्रोफेसर्स का मानना था कि इन डिस्कवरीज़ को लॉजिकल रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट के ज़रिए प्रूव करने में उनकी सारी ज़िंदगी चली जाएगी। और यह बात कुछ हद तक ठीक भी थी, क्योंकि बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के रामानुजन की डिस्कवरीज़ को पब्लिश नहीं किया जा सकता था। कैम्ब्रिज में रहना रामानुजन के लिए आसान नहीं होने वाला था। वेजिटेरियन होने की वजह से रामानुजन डिनर के टाइम सिर्फ आलू खाने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि आलू को मांस के साथ ही पकाया गया है। तो रामानुजन खाना खाए बिना ही रूम में वापस चला जाता है और अपना खाना खुद ही बनाने का फैसला करता है। अगली सुबह जब वह मैथ्स का लेक्चर अटेंड कर रहा था, तब एक प्रोफेसर बोर्ड पर मैथ्स की प्रॉब्लम लिखता है और नोटिस करता है कि रामानुजन कोई नोट्स नहीं बना रहा था। तो वह रामानुजन को इंडियन होने की वजह से नीचा दिखाने के लिए बोर्ड पर लिखी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहता है। वह प्रॉब्लम आधी अधूरी लिखी होने के बावजूद भी रामानुजन बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर खुद को बेइज्जत महसूस करता है। वह तुरंत ही क्लास को खारिज कर देता है और बाद में बड़े रूड बिहेवियर के साथ रामानुजन से कहता है कि आज के बाद मेरी क्लास में होशियारी मत दिखाना। वह इंडियन होने पर रामानुजन को बेइज्जत भी करता है। उसके ऐसे बिहेवियर से रामानुजन काफ़ी परेशान था। उसने तो बस मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। रेसिज्म की वजह से वह काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था, पर वह महान वैज्ञानिकों की तस्वीरों और प्रतिमाओं को देखकर खुद को संभालता है और अपने काम को पूरा करने में जुट जाता है। अगले दिन रामानुजन मिस्टर हार्डी से कहता है कि प्रूफ के लिए उनका कीमती समय बर्बाद हो रहा है। दरअसल रामानुजन का मानना था कि सब लोग उसके इंडियन होने की वजह से
उसकी मैथ्स की डिस्कवरीज को कभी साबित ही नहीं होने देंगे। जो एक हद तक ठीक भी था। तो मिस्टर हार्डी कहते हैं कि अगर तुम मैथ्स में अपनी नई खोज साबित करना चाहते हो तो तुम्हारी नई खोज का तर्क के आधार पर पूरी तरह से ठीक होना बहुत ज़रूरी है। फिर वह रामानुज को लाइब्रेरी के उस हिस्से में ले जाते हैं जहां दुनिया के महान व्यक्तियों की खोज को रखा गया था। वह उसे न्यूटन की एक किताब दिखाते हैं जो न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करने के बाद प्रूफ्स के तौर पर लिखी थी। वह कहते हैं कि तुम्हारी डिस्कवरीज को तुम तो आसानी से समझ सकते हो, लेकिन दूसरे लोग भी उसे आसानी से समझ इसीलिए उसकी स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि ग्रेविटी की खोज के दौरान न्यूटन ने किया। और जब तक प्रूफ नहीं है तब तक वो सब डिस्कवरीज बेकार हैं, चाहे वो कितनी भी महान क्यों ना हो। मिस्टर हार्डी कहते हैं कि अगर तुम प्रूफ लाने में कामयाब हो जाते हो तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी नोटबुक्स को भी इसी लाइब्रेरी में रखा जाएगा। यह बात रामानुजन अच्छी तरह से समझ जाता है और अपनी डिस्कवरीज को प्रूव करने में जुट जाता है। इन सब के दौरान भी वह हर रोज़ भगवान की पूजा करता है और उनके आशीर्वाद से ही अपने काम की शुरुआत करता है। लेकिन प्रूफ की खोज के दौरान रामानुजन पार्टीशन नंबर्स पर अपना नया फार्मूला डिस्कवर कर देता है और मिस्टर हार्डी को इस बारे में बताता है। लेकिन मिस्टर हार्डी उसकी नई डिस्कवरी पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसे प्रूफ्स पर काम करने के लिए सख्ती से कहते हैं। पर रामानुजन की पार्टीशन नंबर्स की डिस्कवरी एक क्रांतिकारी डिस्कवरी बन सकती थी जो मिस्टर हार्डी को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। पार्टीशन नंबर्स किसी भी नंबर को कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है, ये पार्टीशन नंबर से पता चलता है। उदाहरण के लिए 4 को 5 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। पार्टीशन ऑफ 4e इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1 2 + 1 + 1 2 2 + 2 3 + 1 और 4। मिस्टर हार्डी कहते हैं कि यह देखने में तो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 को कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है? मिस्टर हार्डी के मुताबिक यहाँ 2,04,226 से भी ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं, जिसे बनाने में कैम्ब्रिज के एक प्रोफेसर मेजर मैकमोहन को हफ्तों लग गए थे। और अगर रामानुजन का ये फार्मूला सही है तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी साबित हो सकती है, क्योंकि अब तक पार्टीशन नंबर्स का कोई फार्मूला मौजूद नहीं है। फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद रामानुजन अपने प्रूफ मिस्टर हार्डी को दे देता है और जब अगली सुबह वह उनके ऑफिस जाता है तो देखता है कि मिस्टर हार्डी ने उसके प्रूफ में से काफ़ी गलतियां निकाली हैं। जब रामानुजन मिस्टर हार्डी से मिलता है तो मिस्टर हार्डी कहते हैं कि तुमने प्रूफ में ढेर सारी गलतियां की हैं। मैं तुम पर सख्ती इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारी डिस्कवरीज को जल्द से जल्द पब्लिश किया जा सके, क्योंकि रामानुजन को प्रूफ बनाने में कठिनाई आ रही थी। तो बार बार प्रूफ की बात सुनकर वह थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो मिस्टर हार्डी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे काम को समझकर खुद ही कुछ प्रूफ डेवलप किए जो तुम्हारी पहली किताब को पब्लिश करने के लिए काफ़ी थे। और वो रामानुजन को उसकी पहली पब्लिश्ड किताब दिखाते हैं, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। रामानुजन की पहली किताब पब्लिश होने पर उसकी माँ भी बहुत खुश थी, जो सब लोगों को उसके बारे में बताती है। अगली सुबह रामानुजन को पता चलता है कि इंग्लैंड में वार शुरू हो चुकी है। वार की खबर सुनकर रामानुजन अपनी वाइफ जानकी को चिट्ठी लिखता है कि वार के हालातों में उसका इंग्लैंड आना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जानकी भी चिट्ठी लिखवा है कि वह जंग के बावजूद भी उसके पास इंग्लैंड ज़रूर आएगी। इसके बाद वह चिट्ठी पोस्ट करने के लिए अपनी सास को देती है, मगर उसकी सास वह चिट्ठी पोस्ट करने की बजाय उसे छुपा देती है, क्योंकि अगर जानकी इंग्लैंड चली गई तो रामानुजन कभी इंडिया वापस नहीं आएगा। तो जानकी की कोई भी चिट्ठी रामानुजन तक नहीं पहुंच पाती। युद्ध के दौरान कैम्ब्रिज के कैंपस को इंग्लैंड आर्मी इस्तेमाल कर रही थी और वहां कुछ सिपाही इंडियन होने की वजह से रामानुजन को पसंद नहीं करते थे, जो मौका मिलने पर उसकी पिटाई भी करते हैं। रेसिज्म की वजह से रामानुजन अकेला पड़ गया था। उसे अपनी पत्नी जानकी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उसने उसे जल्द से जल्द इंग्लैंड बुलाने का वादा किया था, पर जंग के माहौल में यह संभव नहीं था। प्रोफेसर लिटिलवुड जंग के दौरान आर्मी को ज्वाइन करने का फैसला करते हैं और जाने से पहले वो मिस्टर हार्डी को एक चिट्ठी भी लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि पता नहीं कि मैं जंग के मैदान से वापस आ पाऊँ या नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि रामानुजन की डिस्कवरीज पर काम करने के बाद मुझे 2 बातें पता चली हैं। पहली, रामानुजन की प्राइम नंबर्स की थ्योरम गलत है, और दूसरी कि जिस तरह की डिस्कवरीज रामानुजन लेकर आया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि रामानुजन एक चमत्कार है। हम लोगों को उसकी तुलना 18वीं सदी के मैथमेटिशियन जैकोबी से नहीं, बल्कि ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन से करनी चाहिए, और रामानुजन को उसके हिस्से का सम्मान दिलाने के लिए दूसरे प्रोफेसर्स के साथ तुम्हें अपने हिस्से की जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन होने की वजह से सब उसे कैम्ब्रिज से बाहर निकालना चाहते हैं। इसीलिए रामानुजन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है।
अगले दिन मिस्टर हार्डी रामानुजन को सख्ती से कहते हैं कि तुम्हारी प्राइम नंबर्स की थ्योरम गलत है। ये बात सुनकर रामानुजन थोड़ा निराश हो जाता है। मिस्टर हार्डी उस पर प्रूफ लाने के लिए काफ़ी दबाव बनाते हैं तो रामानुजन के सब्र का बांध टूट जाता है। वह कहता है कि मैं यह सब और नहीं झेल सकता, क्योंकि रामानुजन के प्रति मिस्टर हार्डी का रवैया काफ़ी सख्त था। इंडियन होने की वजह से स्टूडेंट्स और प्रोफेसर सब उसे नीचा दिखाते थे। इसी वजह से सिपाहियों ने उसे मारा भी था। उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं था, वह अकेला पड़ गया था जो अपनी पत्नी जानकी को काफ़ी मिस कर रहा था। ऊपर से मिस्टर हार्डी उस पर दबाव बना रहे थे। इस सब की वजह से वह काफ़ी परेशान हो चुका था, तो जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करने के लिए वह पूरी रात अपने प्रूफ पर काम करने के बाद मिस्टर हार्डी को दे देता है, जिसे देखकर मिस्टर हार्डी काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन उस दौरान रामानुजन की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी थी। इसके बाद मिस्टर हार्डी मेजर मैकमोहन से मिलते हैं और पार्टीशन नंबर पर रामानुजन के नए फार्मूला के बारे में बात करते हैं। लेकिन मेजर मैकमोहन कहते हैं कि कोई भी पार्टीशन को सॉल्व नहीं कर सकता। ख़ास करके रामानुजन यह बात पता चलने पर रामानुजन उनके ऑफिस में चला जाता है। मैकमोहन कहते हैं कि तुम्हारा फार्मूला पार्टीशंस कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो रामानुजन कहता है कि आप P ऑफ 200 के जवाब के साथ तैयार रहे। और कुछ दिनों के बाद जब वह दोनों P ऑफ 200 के जवाब के साथ वहां पहुंचते हैं तो रामानुजन के मुताबिक P ऑफ 200 की वैल्यू यह थी, जो मेजर मैकमोहन के एक्यूरेट जवाब इसके साथ सिर्फ 2 पर ही अलग थे, जिसे देखकर मेजर मैकमोहन हैरान हो जाते हैं। लेकिन रामानुजन की तबीयत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन जब वह अपने चेकअप के लिए जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे टीबी की बीमारी हो चुकी है। पर रामानुजन यह बात मिस्टर हार्डी से छुपा कर रखता है। उसे डर था कि उसकी बीमारी का पता चलने के बाद उसकी रिसर्च बंद हो जाएगी और कहीं ना कहीं वह यह भी मानता था कि उसके भगवान उससे नाराज़ हैं। अब मिस्टर हार्डी और रामानुजन में दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी, जो मिलकर पार्टीशन नंबर्स का फार्मूला क्रैक करने में जुट जाते हैं। तब मिस्टर हार्डी बताते हैं कि उन्होंने रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा है ताकि रामानुजन को उसके हिस्से का सम्मान मिल सके। इसके लिए रामानुजन उन्हें शुक्रिया भी कहता है, लेकिन मीटिंग में कोई भी प्रोफेसर रामानुजन की फेलो मेंबरशिप के प्रपोजल से सहमत नहीं होता, क्योंकि वह एक इंडियन है और इसीलिए उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस दौरान रामानुजन की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। हर तरफ से परेशान होने की वजह से वह रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन की पटरी पर कूद जाता है, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन रोककर उसे बचा लेता है। फिर हॉस्पिटल में मिस्टर हार्डी को पता चलता है कि रामानुजन को एडवांस स्टेज का टीबी हो चुका है और उसके पास कुछ महीने ही बचे हैं। मिस्टर हार्डी रामानुजन से कहते हैं कि तुम्हें मुझे अपनी बीमारी के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, अब कुछ नहीं किया जा सकता। फिर एक दिन बातचीत के दौरान मिस्टर हार्डी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हें एक दोस्त की सख्त ज़रूरत रही है, लेकिन चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि मैथ्स के अलावा मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई अहमियत नहीं रही। शायद इसी वजह से मेरा स्वभाव ऐसा बन चुका है। फिर रामानुजन कहता है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि मुझे मैथ्स के यह सब आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं? तो वह बताता है कि जब वो रात को सोता है या पूजा करता है तब देवी नामागिरी उसके ख्यालों में आती है, उससे बातें करती हैं और देवी नामागिरी मैथ्स में मुझे मार्गदर्शन करती है। वह यह भी बताता है कि उसके लिए किसी भी इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है जब तक कि वह ईश्वर के प्रति अपने विचार व्यक्त ना करे, क्योंकि मिस्टर हार्डी एक नास्तिक थे। तो यह बात सुनने के बाद वह कहते हैं कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान को साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। बीमार होने के बावजूद भी रामानुजन अपनी मैथ्स की रिसर्च को जारी रखता है और मिस्टर हार्डी को पार्टीशन नंबर्स पर अपना और बेहतर फार्मूला देता है, जिसका डिफरेंस 2 पर की बजाय 0.004% था। जब मिस्टर हार्डी उस फार्मूला को प्रूफ के साथ मेजर मैकमोहन को दिखाते हैं तो मेजर कहते हैं कि रामानुजन का फार्मूला बिल्कुल सही है। इसके बाद मिस्टर हार्डी रामानुजन को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप का सम्मान दिलाने के लिए केस फाइल करते हैं, जहां सभी प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है। वो सबके सामने रामानुजन की डिस्कवरीज की बात करते हैं और लॉजिकल रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट से उसे प्रूव भी करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ प्रोफेसर्स थे जो रामानुजन के खिलाफ थे, क्योंकि वह एक इंडियन था। पर केस का फैसला मिस्टर हार्डी के फेवर में जाता है और रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का मेंबर बना लिया जाता है। अब रामानुजन एक ग्रेट मैथमेटिशियन साबित हो चुके थे और उस समय एक इंडियन के लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो मिस्टर हार्डी के बिना संभव नहीं थी। जंग खत्म हो चुकी थी और रामानुजन इंडिया में अपने घर जाने वाले थे। तब मिस्टर हार्डी उनसे मिलने आते हैं।
रामानुजन के साथ काम करने के बाद उनमें दोस्ती का अटूट रिश्ता बन चुका था, जिसने उन दोनों की जिंदगियों को पूरी तरह से बदल दिया था। इसके बाद रामानुजन 1 साल तक अपनी फैमिली के साथ रहे और 1 साल बाद 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनकी मौत की खबर से मिस्टर हार्डी और बाकी प्रोफेसर्स को भी काफ़ी दुख पहुंचा। 1976 में उनकी एक खोई हुई नोटबुक मिली, जिसे उन्होंने इंडिया आने के बाद लिखा था, जिसे बाद में ब्लैक होल थ्योरी समझने में इस्तेमाल किया गया। अपनी छोटी सी ज़िंदगी में श्रीनिवास रामानुजन जी ने जो कर दिखाया, उसके लिए वह हमेशा अमर रहेंगे और पूरा भारत उन्हें दिल से सलाम करता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस बेहतरीन इंस्पिरेशन सच्ची कहानी पर आधारित मूवी का एंड हो जाता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो।